अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। यूँ तो आज संडे है और आज बहुत ज़्यादा कोई बड़ी डेवलपमेंट्स नहीं हैं, लेकिन कुछ अहम चीज़ें ज़रूर हैं जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ। कुछ अहम खबरें हैं और इसके साथ साथ एक अपनी मेरी ऑब्जर्वेशन भी जो आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो ये बात करेंगे कि जी सनम जावेद साहिबा, आलिया हमज़ा साहिबा की क्यों रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई, जबकि अब इस वक्त वो किसी मुकदमे में गिरफ़्तार भी नहीं हैं और बाकी जो मुकदमात हैं उनमें उनकी ज़मानत हो चुकी है और मचल के भी जमा कराए जा चुके हैं। इससे मुतालिक कुछ अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। एक और पीटीआई के रहनुमा अस्पताल पहुँच गए हैं तबीयत नासाजी के बायस, उनके बारे में आपको आगाह करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे अहम केसेस जो कि कल लगने जा रहे हैं। और मौलाना ने जो एक जलसा किया है कल मुजफ्फरगढ़ में, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट उनका खिताब था, लेकिन इस खिताब में जो बातें उन्होंने की हैं उसको, और अगर आप जो इस वक्त पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जो चीज़ें पोस्ट हो रही हैं उसको कंपैरिजन करें और फिर देखें कि कौन ज़्यादा ख़तरनाक बात कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर आप ख़ुद फैसला करें कि कार्रवाई का जो मेयार है वो बदल जाता है शख्सियात देखकर। ऐसा क्यों है, अभी ये मैं आपको सामने सारा एनालिसिस रख देती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले आपको कुछ अपडेट्स दे दें जनाब। एक तो आज मुझे मालूम पड़ा कि जनाब कल रात तकरीबन काफ़ी देर तक जो सनम जावेद के शौहर हैं वो वहाँ पर उनकी रिहाई के लिए सरगोदा जेल के बाहर मौजूद रहे, लेकिन उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। और हुआ ये कि ख़बर ये थी कि जनाब उनकी तमाम चूँकि केसेस में ज़मानतें हो चुकी थी, मचलके जमा हो चुके थे, तो उसके बाद इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि उन्हें रिहा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगरचे उन्हें ये खदशा था कि मूसा खेल पुलिस उन्हें किसी नए मुकदमे में गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पर मौजूद है, लेकिन कोई ऐसी गिरफ़्तारी डाली नहीं गई जिसकी वजह से अब ये बात क्लियर थी कि उन्हें फिर रिहा हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद भी जेल हुकाम ने इस हवाले से ना तो उन्हें कोई अपडेट्स दी कि क्यों उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा और ना ही उन्हें छोड़ा गया। अब ये अपने लेवल का जो पहले एक जुल्म होता रहा है वो तो हो ही रहा है कि जी आप मुसलसल एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे और इस तरह करते करते 12-13 मरतबा एक खातून को गिरफ़्तार कर चुके हैं और अभी भी आपके इंतकाम की आग जो है वो ठंडी नहीं हो रही है। तो जहाँ ये एक तरफ सारी सूरत हाल थी, वहाँ अब ये भी एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि आप ज़मानतें भी दी जा रहे हैं, मचलके भी जमा हो गए हैं, कानूनी प्रोसीजर पूरा है और उसके बावजूद भी अजीब किस्म की बदमाशी है कि जेल हुकाम जो हैं वो उनको रिहा नहीं कर रहे, उनको छोड़ नहीं रहे। तो ये अब अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। आलिया की एक हमले केस में जो है अभी एक रहती थी मचलके जमा होने वाले, तो उनकी तो इस वजह से भी रुकावट हो सकती है, लेकिन सनम का मामला क्लियर था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया। और अब चूंकि संडे आ गया तो बीच में बात वहीं रुक गई, अब मंडे तक बात चली गई है। दूसरी तरफ मियां महमूदुर रशीद साहब जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी आपको पता है 1 साल से ज़ायद हो चला है, पाबंदे सलासल हैं और उनके भी मुकदमात के हवाले से कोई समझ नहीं आती कि कब कौन से मुकदमे में गिरफ़्तारी हो रही है, कौन से मुकदमे में रिहाई हो रही है। ये जो 2-3 लोग हैं, एजाज़ महमूदुर रशीद साहब हों, सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब हों या यास्मीन राशिद साहिबा हों, इन तीनों को कोट लखपत जेल में रखा गया और उमर सरफराज चीमा भी। लेकिन इनके मुकदमात के हवाले से बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं सामने आती हैं कि इनकी तो कहीं और किसी और शहरों में मुकदमात भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लाहौर के ही मुकदमात में इनकी जान नहीं छूट रही। अब फाइनली जो यास्मीन राशिद साहिबा की ज़मानत की दरख्वास्त है वो 7 जून को फ़िक्स हुई है, लेकिन बाकी ये तीनों हजरात जो हैं इसी तरह इनका भी चलता चला जा रहा है मामला और कोई समझ नहीं लग रही कि किस तरीके का ये ट्रायल है, किस तरीके से इनको ज़मानतें मिल रही हैं, कौन से मुकदमात हैं जो ख़त्म ही नहीं होने में आ रहे। और 1 साल गुजर गया, ना इन ट्रायल्स के ऊपर कोई वाज़े सज़ा सुनाई जा रही है और ना ही इनके बारे में कोई कहानी समझ में आ रही है कि इनकी आखिर गिरफ़्तारी क्यों हुई है। जबकि इससे पहले हमें पता चल चुका है कि उमर सरफराज चीमा साहब शदीद बीमार हुए हैं, उनको मेडिकल केयर उस तरह से दस्तयाब नहीं थी। फिर यास्मीन राशिद साहिबा की हालत भी मैंने कुछ दिन पहले आपको अपडेट किया था, हॉस्पिटलाइज्ड रही हैं, फिर इवेंचुअली उन्हें भी जेल वापस भेज दिया गया। और अब मियां महमूदुर रशीद साहब के हवाले से भी ये खबरें आ रही है कि उनकी भी तबीयत काफ़ी सीरियसली ख़राब थी और फिर उनको भी अब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो ज़ाहिर है ये तमाम बुज़ुर्ग रहनुमा हैं और इस एज में नॉर्मली वैसे भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम साथ चल रही होती है, कोई ना कोई एलिमेंट होती है और उसके साथ फिर जिस तरह का एक्सट्रीम वेदर है इस वक्त, एक हीट वेव है, हेट वेव भी है वैसे आपस की बात है।
हीट वेव है और उसकी वजह से जो अच्छे खासे सेहतमंद नौजवान लोग हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे और बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वो अफराद जो कि बुज़ुर्ग हैं, ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, और फिर जेल की सख्तियाँ, ज़ाहिर है आपको उस तरह की सहूलत तो नहीं होती जो घर में आपको एक आराम दस्तयाब होता है या आपके पास एक मेडिकल फैसिलिटी होती है, मेडिकल केयर होती है। तो उसकी वजह से इन सब लोगों की ज़िंदगियों को बाकायदा ऐसा लग रहा है कि ख़तरे में डाला हुआ है। भाई अगर कोई इल्ज़ाम साबित हो गया है तो सज़ा सुना के एक तरफ हों, ताकि जितनी सज़ा बनती है उनकी वो काटें और बात ख़त्म हो। और अगर नहीं है तो कम अज़ कम उन्हें ज़मानतें ज़रूर मिलनी चाहिए, और उसके साथ साथ अब अपने जो मुकदमात हैं वो चलाते रहें, ट्रायल होते रहें, लेकिन उनको कम अज़ कम ज़मानत मिलना उनका हक़ ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर पूरा सिस्टम ही एक अजीब व गरीब किस्म की मुजरिमाना खामोशी का शिकार है, और अभी तक भी हम यही कुछ हर रोज़ खबरें देखते और सुनते चले जा रहे हैं। तो बहरहाल जी, महमूद रशीद साहब जो है वो भी अब इस वक्त जेल में मुंतकिल कर दिए गए हैं। बाकी जनाब कल कुछ अहम केसेस ज़रूर हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि साइफ़र केस जो पिछले मंगल को सुना जाना था, 28 मई को नहीं हो सकी थी समाअत, अचानक छुट्टी की वजह से अब उसको पीर के दिन फ़िक्स किया गया है। तो कल साइफ़र केस की समाअत पर सबकी नज़रें इसलिए हैं कि कंक्लूड हो जाएगा, होपफुली ये केस कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से हर समाअत पे लगता था कि ये केस कंक्लूड होने लगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। और बहुत तवील किस्म के आर्ग्यूमेंट्स जो थे प्रोसिक्यूटर की तरफ से चलते रहे, जिसमें वो कुछ साबित अभी तक नहीं कर पाए और किसी भी एक नुक्ते के ऊपर बज़ाहिर जज साहिबान को मुतमईन करते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन बहरहाल वक्त उन्हें पूरा मिला है, और अब अगर तो कल ही ये केस कंक्लूड हो जाता है तो यूँ तो सवाबदीद है जज साहिबान की, उसी वक्त भी एक मुख्तसर फ़ैसला सुना सकते हैं। लेकिन कभी इम्कान ये है कि अगर कल ये केस कंक्लूड हो ही जाता है तो सूरत में फ़ैसला महफूज हो जाएगा, जो शायद किसी अगले 1 आध हफ्ते में सुना दिया जाए। तो कल साइफ़र केस के हवाले से ये बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसके साथ साथ कल मखसूस नशिस्तों का जो बड़ा केस है जिसमें फुल कोर्ट बैठेगी, उसके ऊपर सबकी नज़रें रहेंगी, क्योंकि फुल कोर्ट में आपको मालूम है कि ख़ुद काजी फ़ायज़ साहब हेड कर रहे हैं और सब अब इस चीज़ को देखेंगे। कल फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने कहा कि अच्छा है कि फुल कोर्ट बन गया है, तो ज़रा अवाम भी देखें कि कौन से वो जज साहिबान होंगे, ज़रा पता तो लगे कि कौन से वो जज साहिबान होंगे कि जो इस बात की हिमायत में फ़ैसला देंगे कि जी जनाब, जो जिसने वोट लिए हैं, जिसकी बनती हैं मखसूस नशिस्तें जमहूरियत की रूह से, उसको ना दी जाएं, बल्कि डाकुओं में जो मसरूका माल है उसको तकसीम कर दिया जाए। तो ये देखने वाली चीज़ होगी। हम भी देखेंगे कि वो कौन से आखिर जज साहिबान है, किसका इतना जिगरा है कि इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी इस तरह खुले तरीके से कर सके, और फिर उसको कैसे जस्टिफाई करेगा। तो इंटरेस्टिंग है ये केस। मेरा ख्याल है कल इस केस की भी समाअत जो है वो दिखाई जाएगी बराह रास्त। वैसे तो ये होती काजी साहब की ही सवाबदीद है, और वो अपने तौर पे ही तय कर लेते हैं कि जी अवाम का इंटरेस्ट है या नहीं। तो पता नहीं अब कल वो ये ना सोच लें कि इसमें भी कोई अवाम का इंटरेस्ट नहीं है कि जी हमने कौन सा उन कुर्सियों पे जाके बैठना है, तो लिहाजा रहने दें। लेकिन नॉर्मली हो भी सकता है कि इसको वो कर दें। तो बहरहाल जनाब, ये अब कल 2 अहम केसेस हैं। वैसे तो जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है बाबर सत्तार साहब की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करने का, उसकी भी समाअत है। तो लेकिन ज़्यादा जो नज़रें रहेंगी वो इन 2 केसेस के हवाले से जमी रहेंगी। अब आ जाते हैं जी कि जो मैंने शुरू में बात आपके सामने रखी, मौलाना आजकल बड़े गर्मा गर्म किस्म के खिताब कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल मुजफ्फरगढ़ में एक जलसे से खिताब किया। अब आप ज़रा इस किताब की कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सुन लें, और फिर उसके बाद एक आप मवाजना ख़ुद डेवलप कर लें कि जो बातें आजकल PTI कर रही है या उनके PTI ऑफिशियल अकाउंट से हो रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या उनके लीडर्स कर रहे हैं, उनकी बातों में या मौलाना साहब की बातों में कितना फ़र्क है, और किसकी अगर ये बात करें कि इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है, इदारों के ख़िलाफ़ बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत बेसिकली ये जो हमीदुर रहमान कमीशन वाला ट्वीट है इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट ये बिल्ड कर रही है कि जनाब इस सारे जो प्रोसेस है इसका मकसद ये है कि इदारों पे तनकीद की जा रही है, इदारों के ख़िलाफ़ अवाम को उकसाया जा रहा है। तो ये उनका बेसिकली इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट है। अब ज़रा आप मौलाना की तकरीर सुने, जिसमें मौलाना कह रहे हैं कि आज सरहदों पर रहने वाले अपने ही इदारों से नफ़रत क्यों कर रहे हैं, यानी लोगों की बात कर रहे हैं कि जो सरहदों के पास लोग रहते हैं वो अपने ही इदारों से नफ़रत क्यों कर रहे हैं। और हम जब इस बात का एहसास दिला रहे हैं तो बिफरने के बजाय गौर करो, मुल्क को दाव पर मत लगाओ, पहले बंगालियों को भून डाला, आज पता नहीं किसकी बारी है। खैबर पख्तूनख्वा में तो तुम्हारी रिट वैसे ही ख़त्म हो चुकी है।
फिर कहते हैं कि हम अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं, तो फिर अंग्रेज़ों के बचूंगड़ों से भला क्यों नहीं लड़ सकते। फिर कहते हैं कि इस मुल्क को बनाने में तुम्हारा कोई किरदार नहीं है, हाँ इसको तोड़ने में तुम्हारा किरदार अदा ज़रूर हुआ है। ये मुल्क वोट का मुल्क है, ये मुल्क बूट का मुल्क नहीं है। तुम्हें अपनी ताकत का नशा होगा, हम तुम्हारी ताकत को जूते की नोक पर रखते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब इससे पहले भी साफ तौर पर ये इल्ज़ाम भी आयद कर चुके हैं कि इलेक्शन न सिर्फ ये कि चोरी हुआ बल्कि इसकी ख़रीदो फ़रोख्त हुई और इसमें इदारे मुलविस रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भी कर रहे हैं, और मैंने जैसे कि आपको अल्फाज भी बताए उनके। अब आप ये सारी बातें सुन लें और फिर जो PTI बात कह रही है उसको सुन लें, तो कितना का आपको कोई ख़ास डिफरेंस नज़र आ रहा है। लेकिन कार्रवाई हो रही है तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़। मौलाना जलसे भी कर रहे हैं और जहाँ उनका दिल चाह रहा है वो जलसे कर रहे हैं, लेकिन PTI को जलसों की इजाज़त नहीं है। अभी ताज़ा खबर ये भी आई है कि रवात में जो उन्होंने जलसे की इजाज़त दी थी उसको PTI ने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि रवात में वो जलसा नहीं करेंगे और इस ऑर्डर को भी चैलेंज करेंगे। लेकिन सवाल वही कि क्या वजह है कि आप मौलाना को पूरे मुल्क में खुलेआम जलसों की इजाज़त भी दे रहे हैं, उन्हें खुलेआम इस बात की भी इजाज़त है कि वो जैसे चाहें इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते रहें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना जलसों की इजाज़त है और ना ही वो इदारों पर तनकीद कर सकते हैं। इदारों पर तनकीद तो चलिए वो करते भी नहीं हैं, वो कॉल उनके, लेकिन बहरहाल उनको मौजूदा जो वाहिद वो कहते हैं शख्स वाहिद जिसमें ज़ाहिर उनका इशारा आर्मी चीफ़ की तरफ होता है, तो उनके ऊपर वो तनकीद करते हैं और वो कहते हैं कि आप जो हैं अगर अपने हल्फ के मुताबिक काम करें, अपने आईनी हदूद में काम करें, तो हमें आपसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मौलाना ने भी कल के खिताब में ये बात की कि जब तुम फ़ौजी हो, अगर तुम अपने हल्फ के पासदार हो तो तुम वर्दी में फ़ौजी हो, लेकिन अगर तुम अपने हल्फ के पासदार नहीं हो और तुम अपने हल्फ को तोड़कर सियासत में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो फिर तुम्हारी इज़्ज़त मेरे ऊपर फ़र्ज़ नहीं रही। फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हारा एहतराम करूँ जब तुमने अपने हलफ का एहतराम नहीं किया। तो अब इसी किस्म की बात इस अल्फाज में तो खैर PTI सोच भी नहीं सकती, मेरा ख्याल है कि करे, कम अज़ कम जो बाहर लीडरशिप है वो। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एक तो आपको हुकूमत का डबल स्टैंडर्ड नज़र आता है और दूसरी वजह फिर ये है कि इसमें हुकूमत को आप दोष दें या हुकूमत के खड़े पीछे लोगों को दोष दें। बात ये कि इस वक्त हदफ जो है वो इमरान खान है, तो इस वजह से जो उसकी अगर वो कहते हैं ना कि तुम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तो ये तो अभी आह भी करेंगे तो इनके ऊपर कत्ल के पर्चे हो जाएंगे, और अगर कोई दूसरा कत्ल भी कर लेगा तो उसको कोई पूछेगा नहीं। तो ये अब इस तरह की सिचुएशन है और उसकी वजह सिर्फ यही है। अब जब ये बात लोग कहते हैं कि मौलाना और अगर PTI का इत्तेहाद हो जाए और उस सूरत में अगर कोई तहरीक जन्म लेती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के लिए चलना, तो उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि मौलाना को आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रीट पावर भी उनके पास बहरहाल मौजूद है, और उसके साथ फिर ये कि वो जहाँ मर्ज़ी जलसे भी करते हैं, उनको उस तरह की रोक टोक भी नहीं है। तो अगर उनको फ्रंट पर रखकर PTI उसमें अपने लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती है, तो उस सूरत में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फिर ये दो कुव्वतें अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए रोकना। अकेली PTI आती है तो फिर उनके ऊपर डंडा साजी शुरू हो जाती है, आपको पता है जिस अंदाज से। और दूसरा एक और जो PTI को एक ख़दशा है वो मुसलसल 9 मई के बाद से एक खौफ में, इस लिहाज से खौफ में मुब्तला है कि जब भी कभी वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें ये ख़दशा मौजूद रहता है कि ये ना हो कि कोई शरपसंद जानबूझ के शामिल करवा के उनके एहतजाजों में और उसका इल्ज़ाम कोई भी जलाओ घिराव करें, खुदा न खास्ता मारपीट करें, और उसके बाद फिर उसका इल्ज़ाम जो है वो फिर दोबारा PTI पर आ जाए। क्योंकि 9 मई के वाक़े के बाद PTI बहुत ज़्यादा बैकफुट पर हुई, उन्हें बहुत नुकसान हुआ, उनकी पार्टी टूटी, लोगों को छोड़ के जाना पड़ा, लोगों को बहुत उनके घर टूटे, उनके बिज़नेस ख़त्म हुए, उनके साथ बहुत जुल्म जबर उसकी आड़ में हुआ। तो अब वो ज़ाहिर है इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं कि ऐसा मज़ीद एक लेबल भी ना उनके ऊपर लगे सियासी तौर पर, और फिर उसके बाद जो उसकी वजह से तकलीफ़ आती हैं उसको उससे भी बचा जा सके। इसलिए ये बहुत खुलकर अभी तक भी एहतजाज की जो स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और उस तरह से अगर इजाज़त ना मिल रही हो तो कोई जलसा बग़ैर इजाज़त के नहीं कर रहे होते कि कहीं पुलिस और इंतज़ामिया के साथ कोई आपस में क्लैश ना हो जाए जिसकी वजह से कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से फिर ये बैकफुट पे चले जाएं। तो मुझे बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अभी तक जो एक मूवमेंट चलाने में इनको थोड़ा बहुत एक ये बहुत देखभाल के चल रहे हैं, उसकी एक कहीं ना कहीं अनजाना ये खौफ भी है, और इस वजह से भी ये चाहते हैं कि फ़िलहाल
इस तरह की कोई चीज़ जो है वो अपने ऊपर मोल ना लें, क्योंकि इस चीज़ का इन्हें पॉलिटिकली भी एक नुकसान इस हद तक तो ज़रूर हुआ है कि अब हुकूमत के पास कुछ नहीं है करने कहने के लिए, तो हर बात में वो 9 मई घुसा देते हैं। हर चीज़ का जवाब उनके पास 9 मई होता है। आप उनसे महंगाई का सवाल कर लें, इलेक्शन का सवाल कर लें, आप उनसे मईशत का सवाल कर लें, आप उनसे दुनिया के किसी मौजू पे बात कर लें, उसका जवाब उनके पास यही होता है, जी पीटीआई ने 9 मई किया, पीटीआई ने 9 मई किया। अभी आप उनसे पूछ लें आप जलसे की इजाज़त क्यों नहीं देते, क्योंकि इन्होंने 9 मई किया था, लिहाजा में खदशा है। अगर इनसे आप पूछ लें कि कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने के ऊपर आप मुकदमे बना रहे हैं, वो कहते हैं क्योंकि इन्होंने 9 मई किया था इसलिए जी हमें खदशा है कि इसी तरह ये रिपोर्ट पढ़ाने के चक्कर में इदारों के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं। तो ये अब इनके हाथ में एक वो माचिस आई हुई है हुकूमत के हाथ में, जिससे ये बार बार तीली लगाते हैं, आग लगाते हैं और जानबूझ के कोशिश करते हैं कि हुकूमत इस 9 मई के वाक़े की आड़ में आगे पीटीआई को किसी भी एहतजाजी तहरीक चलाने में रोक सके। और अभी तक मेरे ख़्याल से कम से कम इस हद तक तो हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी कामयाब हुई है कि लोगों को सड़कों पर उन्होंने नहीं आने दिया। अब आगे पीटीआई इसकी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या बनाती है ये देखना होगा, क्योंकि अब दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि जी अब ठीक है हमने काफ़ी इस वजह से अवॉइड कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली अभी कन्वेंशंस की तरफ जा रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं कि जो हम जलसे जुलूस भी करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी। तो आगे अब देखना होगा कि ये इस स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फ़िलहाल कम से कम जहाँ तक बयानिए की जंग में तो पीटीआई जीती हुई है, लोग आज भी उनके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पीटीआई कोई एहतजाजी तहरीक उस तरह दोबारा सड़क पे खड़ी नहीं कर सकी। इस बात में अभी तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कामयाब नज़र आते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।